अब जो प्रोसेस यहाँ पे बताया गया जो मैं बात भी कर रहा हूँ इट इज लाइक कि नॉर्मल क्या प्रोसेस होता है कि भाई पहले वाइंडिंग अप है देर आफ्टर डिसोल्यूशन है। यही तो होता है। मैंने आपसे पहले भी ये बात करी थी कि वाइंडिंग अप ये एक ऐसी चीज है जो मुझे बताई गई थी जब मैं सीएस कर रहा था, और शायद ओल्ड सिलेबस में भी आपका पेपर, पता नहीं आपको ये पता है कि नहीं, क्योंकि शायद आप लोग सिर्फ न्यू सिलेबस में ही हैं। तो वहाँ पे एक पेपर हुआ करता जिसका नाम एसीएल एडवांस कंपनी लॉ था। वहाँ पे एक सर हमें पढ़ाते थे, तो उन्होंने बताया था और मुझे आज तक वो बात याद है। बड़ी नॉर्मल सी बात है, आपको भी मैं बता चुका हूँ कि वाइंडिंग अप इज द लास्ट स्टेज, या यूं कहते थे वाइंडिंग अप इज दैट स्टेज वेयर द कंपनी इज टेकिंग इट्स लास्ट ब्रेथ। एक नॉर्मल तौर पे है कि कंपनी इज अबाउट टू डाई, है ना, कंपनी खत्म होने वाली है बट अभी वो हॉस्पिटल में है एंड द सिचुएशन इज वे टू बैड, मतलब कभी भी खत्म हो सकता है मामला। वो वाइंडिंग अप है। जब सब कुछ खत्म हो जाए तो वो डिसोल्यूशन है। तो आपने कह दिया अगर आप फास्ट ट्रैक मर्जर का रूट फॉलो कर रहे हैं, सो यू हैव टू मेक श्योर, मतलब जो नॉर्मल प्रोसेस चलेगा वो कुछ इस तरीके से चलेगा कि जो ट्रांसफरर कंपनी है वो डायरेक्टली डिसॉल्व हो जाएगी, कोई वाइंडिंग अप का प्रोसेस, क्योंकि पहले वाइंडिंग अप है फिर डिसोल्यूशन है। तो यहाँ ऐसा नहीं होगा। जो ट्रांसफरर कंपनी है वो डायरेक्टली जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी। ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटी होता है ट्रांसफरर कंपनी, जो सारे के सारे हैं वो ट्रांसफरी कंपनी की लायबिलिटीज हैं, बन जाएंगी। ये खैर हमने पहले एसेट्स क्या सारे चार्जेस और जो सब कुछ है ट्रांसफरर का वो ट्रांसफरी का हो जाएगा। पेमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स ऑफ एम्प्लॉय विल बी नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ट्रांसफर कंपनी। अब देखिए जो हम एग्जांपल ले रहे हैं मैं उसी को कंटिन्यू करना चाहता हूं। एंड एज पर आवर एग्जांपल इट इज एक्स वाई जेड एंड देन एबीसी। सो एक्स वाई जेड इज द कंपनी एंड देन एबीसी इज आल्सो अ कंपनी। अब एक्स वाई जेड ने हमने सारे एसेट्स बी एबीसी को ट्रांसफर कर दिए, तो एबीसी विल नाउ बी कॉल्ड एज दी ट्रांसफरी कंपनी। सो इन दैट केस ये बात यहाँ पे कही गई है कि जो भी एक्स वाई जेड के एम्प्लॉयज थे, अब एक्स वाई जेड ने उनका क्या प्रोविडेंट फंड काटा और ग्रेचुटी देने की बात आई। ग्रेचुटी पता है ना, आपने पढ़ा भी होगा कि कंटिन्यूस जब आप 5 साल सर्व करते हैं इसका एक फॉर्मूला होता है, I'm sure आपको पता होगा, 15/26 इंटू द नंबर ऑफ ईयर्स मल्टीप्लाई करके निकाला जाता है बेसिक सैलरी के कॉम्पोनेंट के बेसिस पे। अब वो सारी की सारी जो लायबिलिटी है, क्योंकि एक्स वाई जेड तो बची नहीं, जो सब कुछ एक्स वाई जेड का वो किसका हो गया, एबीसी का हो गया, चाहे वो एसेट थे चाहे लायबिलिटी थी। और ये सारी की सारी ग्रेचुटी एम्प्लॉयज को अगर पे करनी है, सो दिस इज आल्सो लायबिलिटी। और इसीलिए पहले ऊपर जब हम बात अभी कर रहे थे तो इसीलिए कहा था कि फाइनेंशियल्स दिखाओ, बैलेंस शीट वगैरह दिखाओ, क्योंकि उसमें लायबिलिटी आप तो दिखानी पड़ेगी ना। ऐसे और समझिए कि एक्स वाई जेड के पास जो एम्प्लॉयज हैं उनकी छुट्टियां भी हैं। अब छुट्टियों के जब एम्प्लॉयज आएगा तो पैसे लेगा वो, या फिर वो छुट्टी लेगा तो उस दिन की आपको सैलरी उसको देनी पड़ेगी। यही तो होता है। अगर किसी के पास लीव बैलेंस है तो कंपनी अगर वो छुट्टी लेगा तो उसकी सैलरी थोड़े काटेगी, लीव से डिडक्ट होगा ना। तो वो एक तरीके की कंपनी की लायबिलिटी है कि भाई इस एम्प्लॉय की इतनी छुट्टियां पड़ी हैं और इतना पैसा हमें देना पड़ेगा अगर ये जाता है या जो और कुछ है। अब वो सारा का सारा किस पे आ जाएगा, एबीसी पे आ जाएगा। सो ये सब चीजें आपको कंसिडर करनी होंगी बिफोर यू गो or enter into any kind of this transaction. Like, despite the fast track merger being innovative and convenient, it poses certain practical difficulties, और वो कुछ इस तरीके से हैं practical difficulties। तो देखिए मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे कहा था, स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर में कवर लगाया था जहां पे चैप्टर का नाम लिखा था कि फास्ट ट्रैक मर्जर क्या सच में फास्ट है, तो उसका आंसर हमने दिया था नो। और उस समय उसके बारे में बात भी करी थी। यहाँ पे जब शुरू किया था तब भी यही बात है, जब खत्म किया था तब भी यही बात है। पर मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि दुनिया में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है, और कितना भी आप अच्छा क्यों ना कर लीजिए कोई ना कोई होगा जो कह देगा कि ये सही नहीं है, ये टॉपिक सर ने एक्सप्लेन सही से नहीं किया, कोई ना कोई ऐसा होगा जो कह ही देगा। बट हम तो अपनी तरफ से फिर भी बेस्ट करते आए थे और बेस्ट करते रहेंगे। उम्मीद करेंगे कि वो बंदा भी कभी सेटिस्फाई हो जाए है कि नहीं। तो चलिए, सर बड़े चला के अपनी बात भी कह देते हैं बीच बीच में। चलिए, तो क्या है कि फॉर्म INC 28 which finally register the scheme does not provide for the following सेपरेट ड्रॉप डाउन मीनिंग सेक्शन 233। मतलब ये है कि जब हम इसको रजिस्टर करा रहे हैं, आरओसी पे फाइल कर रहे हैं, तो वहां पे फास्ट ट्रैक वाला मर्ज, अब देखो ये बात जब मैं कह रहा हूं तब सही है। अब क्या पता 2 साल के बाद या 6 महीने के बाद, और लेट से 2 या 3 महीने के और 2 3 दिन के बाद ही क्या पता आ जाए वो ऑप्शन। तो आप कह रहे सर ये तो ऑप्शन आ रहा है, आप कह रहे थे नहीं आ रहा, आज नहीं आ रहा वो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो आएगा ही नहीं। आना चाहिए। जब 233 के बारे में बात हुई है, एक तो क्या है कि देखो आरओसी जल्दी जल्दी इतने नए नए फॉर्म्स निकालता है, बंदा अपने आप में परेशान हो जाता है कि कौन सा। पहले क्या है कि जब हम लोग सीएस कर रहे थे तो 4 5 10 फॉर्म थे, उसी के बेसिस पे सारा काम होता था। आज इतने सारे फॉर्म्स हैं कि मतलब लिख के रखना पड़ता है, ये फॉर्म उसका, वो फॉर्म उसका, वो फॉर्म उसका, वो फॉर्म उसका, स्पेशली अगर आप प्रैक्टिस में हैं तो, क्योंकि हर क्लाइंट की अपनी एक डिफरेंट रिक्वायरमेंट है।
तो आप इसलिए कहते हैं कि पहले जो दिक्कत है स्कीम के अंदर उसके बारे में अगर बात करें तो ये ऑप्शन नहीं आता उसके अंदर कि सेक्शन 233 यानी फास्ट ट्रैक मर्जर्स के थ्रू ये मर्जर्स कराए जाते हैं। ये अलग से एनेक्शर अटैच करना पड़ता है और फिर वहां पे आरओसी में बड़े, आपको पता है वहां पे कौन बैठा होता है? जो रजिस्ट्रार है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, वो तो आईएएस पीसीएस रैंक के लोग होते हैं, बट जो उनका सपोर्टिंग स्टाफ होता है वो बहुत बार ऐसा होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा ही, बट बहुत बार ऐसा होता है जो सिर्फ 10th पास होता है, 11th पास होता है, 12th पास होता है। भाई साहब, अगर कभी आपका फॉर्म फंस गया, आपने फाइल किया, आगे करोगे, ये सब हो गई, फंस गया फॉर्म की मतलब वो चला गया मैनुअल प्रोसेसिंग पे, उसके बाद जो वो इंग्लिश में आपको जवाब लिख के देंगे, आपको समझ नहीं आएगा कि इंग्लिश है या हिंदी है और उसका मतलब क्या है। ऐसा होता है। मैं ये नहीं कहता कि हर बार ही ऐसा होता है, बट देयर आर चांसेस कि ऐसा होता है, तो आपको अपने आप फिर इंटरप्रिटेशन निकालना पड़ता है कि इसका क्या मतलब है। आरओसी का मतलब वो थोड़े काम कर रहा होगा यहाँ पे बैठ के, वो तो ऑब्वियसली आईएएस लेवल का ऑफिसर है। चेंज द स्टेटस ऑफ द ट्रांसफर कंपनी। स्टेटस क्या हो जाएगा? जो ट्रांसफर कंपनी है वो क्या हो जाएगी? हमने ऊपर क्या बात करी, वाइंडिंग कंपनी होगा, क्या हो जाएगा? डायरेक्टली खत्म, डिसॉल्व हो गई कंपनी। There is a doubt regarding whether RT can suggest the changes to the scheme. It appears that if ROC and OL does not have the objection, the regional director has to confirm the scheme without any suggestion of his own. So ROC and official liquidator, these are the two organization or maybe association जिनका सबसे ज्यादा होल्ड चलता है। आप देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब हमने बात भी करी, अगर मैं उसी चार्ट पे आपको ले जाऊं जो हमने अभी कुछ देर पहले देखा था, लाइक डिस्कस तो लास्ट क्लास में भी किया था, बट देखा भी फिर भी था कुछ देर पहले, वहां पे आप देखेंगे जो ज्यादा फोकस करके समझाया भी गया है और ज्यादा फोकस करके लिखा भी गया है, वो इन्हीं का नाम है, ऑफिशियल लिक्विडेटर, आरओसी, सेंट्रल गवर्नमेंट। आरडी कहीं है ही नहीं, कहीं है नहीं। तो वो ये कह रहे हैं रीजनल डायरेक्टर क्या फिर स्कीम के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता भी है या नहीं करता, या अगर वो हाँ या ना बोलता है तो क्या उसके हाँ या ना बोलने की कोई एक्चुअल इंपॉर्टेंस है या नहीं है, इसके बारे में यहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है, लाइक ये तो कहने की बात थी तो कह दिया, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आरओसी और ऑफिशियल लिक्विडेटर या आरओसी एंड ऑफिशियल लिक्विडेटर ने हामी भर दी और सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, तो इतने सारे लोग गलत नहीं हो सकते। तो शायद इसी परस्पेक्टिव पे आरडी को यहाँ पे इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है। So that's all we have for this chapter. Finally, we have come to the end of the second last chapter. बिल्कुल सही, second last chapter. And now, very soon, we'll begin with a new chapter which is called as a cross-border merger. इनबाउंड आउटबाउंड पहले हम बात करेंगे जब स्टार्ट करेंगे कि कैसे एक तरीके के मर्जर्स ही अलाउड थे और बाकी नहीं अलाउड थे, तो वो क्या है क्या नहीं, वो सारी बात करेंगे। बहुत जल्दी वापस आपके साथ आने वाला हूँ, चैप्टर 13 का पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे और इसको हम जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश भी करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज जो मैंने आपसे बात करी आपको समझ में आई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कंसर्न है, तो प्लीज मुझे बताइएगा। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट विद दिस। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, डू व्हाटएवर यू वांट टू परस्यू एज प्रोफेशनल। शांतनु भंडारी क्लासेस ओनली। थैंक यू।